हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश फिर से आपके बीच आया हूँ कुछ थियरीज़ की नई सारी जानकारियों पे डिस्कस करने, आपसे शेयर करने कुछ बातें ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए। हम लोग प्रैक्टिकल के साथ साथ थियरी भी जानेंगे तो वो आगे हम लोग के बहुत काम आने वाला है। जैसा कि पिछले पार्ट 3 में मैंने आपको भरतनाट्यम के बारे में बताया था कि भरतनाट्यम क्या है, कैसे है, कब से है, क्यों है, सब कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था इस पे। आज फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। हमारा जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम डांस, भरतनाट्यम का इतिहास क्या रहा है, भरतनाट्यम को किस तरह से विभाजित किया गया है, पार्ट ऑफ भरतनाट्यम डांस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से सारी बातें सुनिए। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद मैं जब आपके सामने आऊँगा तो मैं ये सारे क्वेश्चन जब आपसे करूँगा तो आपको बहुत अच्छे से एक सब याद रहेगा। ऐसा विश्वास है मुझे कि आप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग डांस को पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, थियरी नॉलेज के लिए परेशान रहते हैं कि कहाँ से मिले। बहुत सारे गुरु हैं जो बहुत सम्मानीय हैं, उनका आदर होता है, उनका सम्मान है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉलेज होते हुए भी उसको आम पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ लोग जो पुराने गुरु लोग हैं, कुछ उनके साथ टेक्निकल इशू है कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल और इनसे दूर रहते हैं, इसलिए वो और लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। कुछ नए लोग हैं तो कुछ लोग बिजनेस में हैं इसलिए नहीं पहुंचा पाते, कुछ लोग बिजी रहते हैं इसलिए नहीं पहुंचा पाते। मैं भी नहीं पहुंचा पाता था अब तक ये सब नॉलेज ना आपसे शेयर कर पाता था। अब जाके जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमको ये टाइम मिल पाया है कि मैं आपसे वो सारी बातें भी शेयर कर सकूँ, वो सारी बातें भी डिस्कस कर सकूँ। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम के बारे में जान रहे थे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो भरतनाट्यम डांस था उसका प्रचलन तमिलनाडु प्रदेश के देवदासियों के द्वारा हुआ था। देवदासियों को मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है देवदासी क्या है। तो इसकी शुरुआत में ये जो भरतनाट्यम था, इसकी शुरुआत में बहुत ज़्यादा इसको सम्मान नहीं दिया गया। जब स्टार्ट हुआ भरतनाट्यम देवदासियों के द्वारा तो इसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। इसको जो पोस्ट, जो पद, जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था एक अलग डांस फॉर्म होते हुए, वो नहीं मिल पाया। लेकिन कृष्ण अय्यर जी और रुक्मणी जी, जो भरतनाट्यम के प्रख्यात कलाकार हुआ करते थे उस टाइम, जैसे आज हम लोग बताते हैं ये वेस्टर्न डांसर है, ये हिप हॉप डांसर है, ये पॉपिंग करता है, पॉपिंग डांसर है, ये क्लासिकल डांसर है, ये अर्बन डांसर है। ये उसी तरह से उस टाइम में कृष्ण अय्यर जी और रुक्मणी जी को भरतनाट्यम डांसर और भरतनाट्यम के कलाकार के नाम से जाना जाता था, जो बहुत प्रख्यात हुए थे, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और कृष्ण अय्यर जी और रुक्मणी जी ने भी भरतनाट्यम के लिए कम नहीं किया। उन्हीं के प्रयासों से इस नृत्य को 20वीं शताब्दी में आकर अपनी जगह मिली, अपना सम्मान मिला, अपना एक पद मिला, जिसको हम लोग आज देख पा रहे हैं। इस नृत्य को एक लाइन में आप समझिए, इस नृत्य को 19वीं 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया, दोबारा से जीवन दान दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण अय्यर जी और रुक्मणी जी के अथक प्रयासों से। अब एक बहुत जानने वाली बात है जो हम लोग नहीं सुने होंगे, आप भी नहीं सुने होंगे कभी इससे पहले ये सब चीज़ें, तो आपको ये नए नए वर्ड्स सुनने को मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अननोन लगती थी कि ये कौन सा वर्ड है, इसका तो मतलब ही नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला। ऐसे ही आप भी सुनते रहिए। मैं तो जिस लैंग्वेज में पढ़ा हूँ उसको बहुत ज़्यादा सिंपल करके आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आपको सुनने में और टिपिकल वर्ड आपको ज़्यादा ना मिले। आप ध्यान से सुनिएगा, भरतनाट्यम के जो टीचर होते थे उनको नत्तुवन कहा जाता था। जो
जो भी भरतनाट्यम के शिक्षक होते थे उनको नत्तुवन के नाम से जाना जाता था। और इनके पास ये जो कला थी भरतनाट्यम का जो आर्ट था, जो भरतनाट्यम डांस का, ये बाकी कलाकारों की तरह परंपरागत रूप से ही चली आ रही थी। अब परंपरागत रूप मतलब जैसे आज जो डांस मेरे पास है वो कल मेरे शिष्य के पास होगा, फिर परसों उसके शिष्य के पास होगा। एक परंपरा बन जाती है कि एक गुरु से शिष्य को मिला, फिर वो गुरु बना, फिर उससे उसके शिष्य को मिला, फिर अगला गुरु बना, फिर उससे उसके शिष्य को मिला। ये परंपरा एक चलती रहती है। तो आप ये समझिए कि इनके पास जो भरतनाट्यम डांस आता था वो भी एक परंपरागत रूप से ही आता था। पहले यही नत्तुवन जो होते थे वो अपने शिष्य को बिना पैसे के शिक्षा देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे कोई चार्ज, उनसे कोई फीस वो नहीं लेते थे। और जब वो स्टूडेंट था, लेकिन ये था कि जब वो स्टूडेंट पूरी तरह से सीख जाता था, पूरी तरह से अपने डांस में परिपक्व हो जाता था, वो एकदम मजबूत हो जाता था अपने डांस में, फिर उसको एक काम करना पड़ता था। एक फाउंडेशन था उसके साथ, एक बॉन्ड था उसके साथ, कि जब वो पूरी तरह से सीख जाता था, तब वो मंदिरों में नृत्य करके, जब वो सीखने के बाद मंदिरों में डांस करते थे, परफॉर्मेंस देते थे, उसके बाद जो उनसे उसको धन जो कमाता था, वो उससे जो भी नृत्यकार हुआ करता था, डांस करके, परफॉर्मेंस करके जो पैसा कमाता था, उसका एक भाग, एक अंश अपने गुरु को देना होता था। ये एक बॉन्ड था उनके साथ। उस टाइम पे एग्रीमेंट नहीं चला करता था, उस टाइम पे ये नहीं चलता था, लेकिन फिर भी जब गुरु शिष्य परंपरा होती थी तो गुरु का सम्मान बहुत अलग हुआ करता था। उस टाइम जो शिष्य गुरु से जो बोल दिया वो करेगा, या गुरु जो बोल दिया शिष्य को करना ही होता था। उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं होती थी। ये गुरु शिष्य परंपरा के टाइम से चलता आ रहा है। अब धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा खत्म होते जा रही है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा आज भी अगर कहीं जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ संगीत विधा में। जब आप म्यूजिक में आएंगे तो आपको गुरु शिष्य परंपरा देखने को मिलेगी। बाकी जगहों से धीरे धीरे ये खत्म हो चुका है। तो आप एक चीज ये समझिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स परफॉर्मर बन जाते थे, डांसर बन जाते थे, उनको अच्छा करने आ जाता था, वो सीख के मजबूत हो जाते थे। उसके बाद उनको एक काम करना होता था कि जब भी वो मंदिरों में डांस करते थे तो जो पैसा कमाते थे उसका एक अंश, एक भाग, एक पार्ट अपने गुरु को उसको देना होता था। और ये काम उनको आजीवन, पूरे लाइफ टाइम करना होता था। मतलब जो भी वो कमाएंगे उसका एक अंश उन्हें पूरी लाइफ टाइम अपने गुरु को देना है। और एक चीज़ था, उस टाइम पे बिना गुरु के वो अपनी कला का प्रदर्शन कभी नहीं करते थे। कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस बिना गुरु के, जब गुरु वहाँ बैठता था, गुरु से आज्ञा लेने के बाद ही वो करते थे, वरना वो नहीं करते थे। और ये परंपरा कब तक चलती थी, ये सिस्टम कब तक चलता था? जब तक कि उनके गुरु, जितने भी गुरु हैं, गुरुजन हैं, उनकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो उनके लाइफ टाइम तक बॉन्ड होते थे उसके लिए, और मजबूर भी होते थे कि उन्हें ये करना है। ये रूल था वहाँ उस टाइम का। यही बाद में धीरे धीरे करते करते एक कल्चर बन गया, एक परंपरा बन गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और जानकारी की तरफ। भरतनाट्यम डांस था जो स्टूडेंट्स, तो भरतनाट्यम नृत्य को संगीत के जो पुजारी हुआ करते थे उस टाइम, तंजौर के 4 बंधु जिनको कहा जाता था, 4 बंधुओं के नाम से जिनको जाना जाता था, तो उनका नाम था कुछ पौनैया, चिन्नैया, शिवानंदम और वेदिवलु। ये 4 नाम थे तंजौर के। 4 बंधु जो थे, पौनैया, चिन्नैया, शिवानंदम और वेदिवलु, इनको संगीत का पुजारी माना जाता था उस टाइम पे। इन्होंने पहली बार भरतनाट्यम नृत्य किया था, पर यह बात सिद्ध नहीं है। इसको कहीं भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि ये सच है या फिर इमेजिनेशन है, काल्पनिक है। ये बस एक मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है ऐसा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हम लोग पार्ट ऑफ भरतनाट्यम डांस देखेंगे, तो मेरे हिसाब से उस पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
ये तो अभी हमने हिस्ट्री बताया आपको। अब हम लोग पार्ट ऑफ भरतनाट्यम में आते हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य को 2 भाग में मुख्यतः बांटा गया है, 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तरह से आप ये समझिए 2 तरह से उसको डिवाइड किया गया है। भरतनाट्यम को उसके लक्षणों के द्वारा 2 भाग में बांटा गया है। पहला है नृत्य, दूसरा है अभिनय। पर दोनों को एक साथ ही किया जाता है और यह बात इस नृत्य को बाकी के शास्त्रीय नृत्यों से अलग बनाती है। भरतनाट्यम डांस को मुख्यतः 6 भाग में बांटा गया है। पूरा भरतनाट्यम जो है उसको कुछ अलग अलग उसके क्वालिटी के हिसाब से 6 भाग में बांटा गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, 6 नाम क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है आला रिप्पू, दूसरा है जाति स्वरम, तीसरा है शब्दम, चौथा है वर्णम, पांचवा है पदम और छठा है तिल्लाना। छठा क्या है? तिल्लाना। अब मैं इन 6 के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आज। फिर उसके बाद हम लोग आज भरतनाट्यम खत्म करेंगे और अगले पार्ट में फिर आगे बढ़ेंगे कथकली की तरफ। पहला है स्टूडेंट्स हमारा आला रिप्पू। आला रिप्पू का मतलब आप समझिए जिसमें कविता के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, वही आला रिप्पू है। आपने देखा होगा कि लोग कविता पढ़ते हैं और उस पर डांस करते हैं, तो आला रिप्पू मतलब वही कि जिसमें कविता के माध्यम से डांस दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अगर आला रिप्पू वर्ड को डिफाइन करना हो, आला रिप्पू शब्द का मतलब समझना हो, तो एक लाइन में आप समझिए फूलों की सजावट। आला रिप्पू का मतलब फूलों की सजावट। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो इसमें करताल और मृदंग का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, मुख्यतः करताल और मृदंग का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं जाति स्वरम। इसमें आर्ट के बारे में बताया गया है, इसमें कला के ज्ञान के बारे में बताया गया है, पहला। दूसरा बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें स्वर और राग के बारे में बताया गया। ये 2 बातें मुख्यतः जाति स्वरम के बारे में जानने वाली बातें हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं शब्दम। शब्दम क्या है? तो ये भरतनाट्यम का तीसरा और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट माना गया है। इसमें नाट्य के भावों के द्वारा डांस प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो नाट्य होता है उसके भावों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। चौथा है वर्णम। इसमें नृत्य के विभिन्न वर्णों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भाव, ताल, लय और राग, इन सबको प्रस्तुत किया जाता है। सिर्फ एक भाग में आपको भाव, ताल, लय और राग ये सब मिल जाएंगे। ये वर्णम है। पांचवा है पदम। पदम के बारे में आप समझिए, ये 7 लाइन की एक वंदना होती है इसमें, और ये वंदना तेलुगु, संस्कृत और तमिल, इन तीनों लैंग्वेज का मिश्रण होता है। ये तीनों लैंग्वेज से मिलके एक 7 लाइन की वंदना बनती है। ये है पदम। छठा तिल्लाना। ये भरतनाट्यम का अंतिम अंश है। इस नृत्य का जो भरतनाट्यम नृत्य है, इस नृत्य का अंत तिल्लाना से ही होता है। इसमें अलग अलग तरह के नृत्य कलाओं को प्रस्तुत करके नारी की सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह से डांस को परफॉर्म करके नारी की सुंदरता को प्रदर्शित किया जाता है। ये था हमारा छठा तिल्लाना। तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम डांस एंड पार्ट ऑफ भरतनाट्यम डांस। तो आज हमारा ये भरतनाट्यम की क्लास आज ओवर होती है। इसी के साथ ये क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं आज की। अब हम लोग आगे कथकली के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था 2nd नंबर पे कथक, लेकिन कथक को हम लोग आखिरी में देखेंगे क्योंकि हमारे स्टेट का ही डांस है वो, तो उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से हम लोग जानेंगे। इसलिए कथक को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। 2nd नंबर पे हम लोग कथकली के बारे में आएंगे अगले पार्ट में, जो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।